हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत योजना विधि के गुण और दोष के विषय में अध्ययन करेंगे। योजना विधि क्या है? यानी कार्य करने की योजनाओं के अंतर्गत, ऐसे समझिए, कार्य करने की योजनाओं के अंतर्गत जब कार्य होता है तो उस कार्य के माध्यम से ज्ञान और जो अनुभव होता है वह अस्थायी होता है। उसे हम कहते हैं योजना विधि। अधिगम का या सीखने का योजना विधि, यानी करके सीखना, करते हुए ज्ञान और अनुभव के माध्यम से सीखना योजना विधि कहलाता है। अब तो योजना विधि के हम लोग गुण दोष को देखेंगे। योजना विधि के हम लोग गुण दोष को देखेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कार्य के लिए जो योजना बनी है, कार्य के माध्यम से जो ज्ञान और अनुभव होगा वह अस्थायी होगा, और कार्य करके जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है वह योजना विधि के अंतर्गत आती है या योजना विधि कहलाती है। इसके अगर हम गुण की बात करें तो ये जो गुण है इसका योजना विधि के अंतर्गत, जो अधिगम करता होता है वह कार्य के माध्यम से करते हुए सीखता है। इसीलिए वह अपने गति के अनुसार, अपने गति से वो सीखता है। जैसी उसकी क्षमता होती है वैसा कार्य करेगा, वैसा ज्ञान, वैसा अनुभव उसे प्राप्त होगा। पहला इसका गुण यह है कि स्वगति के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान करता है। दूसरा है वैज्ञानिक विधि। इस योजना विधि के अंतर्गत जो करके जो सीखने की बात है, उस सीखने जो कार्य करने की बात है, उस कार्य में जो है एक योजना होती है। उसमें शिक्षण विधि का, सूक्ष्म शिक्षण विधि का या सैद्धांतिक विधि का या क्रिया के क्रमबद्धता इत्यादि नियमों का उसमें प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि योजना विधि जो है एक प्रकार से वैज्ञानिक विधि है। एक प्रकार से क्या है? वैज्ञानिक विधि। जैसे साइंस में होता है समस्या, फिर परिकल्पना, फिर उससे संबंधित आंकड़े एकत्र करना, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर निष्कर्ष। तो इस प्रकार से योजना विधि के अंतर्गत जो कार्य करने की योजना बनी है, उस योजना में सिद्धांत, नियम कानून जो है वो क्रमबद्धता, और वो क्रमबद्धता के संग संग उसका जो है प्रभाव, परिणाम इत्यादि जो है देखने को मिलते हैं। इसलिए जो है योजना विधि के अंतर्गत हम वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का भी प्रयोग करते हैं। इसलिए इसकी दूसरी विशेषता है वैज्ञानिक विधियों का उपयोग या वैज्ञानिक प्रक्रिया का उपयोग या विज्ञान की प्रक्रिया का उपयोग भी इस विधि के अंतर्गत होता है। जैसे रिसर्च वाले लड़के होते हैं, जब कोई टॉपिक होती है उस टॉपिक से संबंधित डाटा खोजते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं, फिर निष्कर्ष निकलते हैं, फिर अपने परिकल्पना को पुष्ट करते हुए अपने थीसिस को समाप्त करते हैं। तो एक प्रकार से वैज्ञानिक विधि है। योजना विधि क्या है? एक प्रकार से वैज्ञानिक विधि है जिसके माध्यम से अधिगमकर्ता को विभिन्न या उद्देश्यपूर्ण अधिगम कराया जाता है या सिखाया जाता है या जानकारी दी जाती है। तीसरा है अस्थायी स्मृति। जब इसमें अधिगमकर्ता स्वयं उसमें इन्वॉल्व होता है, स्वयं करके सीखता है, तो वह ज्ञान जो होता है काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है उसके दिमाग में, वो जल्दी भूलता नहीं। तो योजना विधि से जो है अस्थायी स्मृति भी प्राप्त होती है। चौथा है इसकी विशेषता चिंतन एवं तर्क शक्ति। जैसे हमने बताया था योजना विधि के अंतर्गत एक समस्या समाधान योजना भी होती है। तो समस्या समाधान योजना विधि के अंतर्गत समस्याओं पर चिंतन किए जाते हैं और प्रत्येक तथ्यों पर तर्क युक्त प्रमाण खोजे जाते हैं। यही कारण है कि योजना विधि के अंतर्गत जो समस्या समाधान योजना विधि है वह अधिगमकर्ता के अंदर चिंतन करने की क्षमता, यानी समस्या को समाधान करने की क्षमता का भी विकास कर देती है, और आधारभूत ढंग से किसी क्षेत्र का या किसी विषय का या किसी क्रिया का या किसी व्यवहार का महत्व भी बताती है। इसलिए जो है योजना विधि के अंतर्गत अधिगमकर्ता के तर्क और चिंतन दोनों शक्ति में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। यह भी इसका गुण है। अगला है व्यवहारिक ज्ञान। योजना विधि के माध्यम से चूँकि वह अनुभव से जुड़ता है, उसके ज्ञान से जुड़ता है, करके सीखता है, यही कारण है कि उस विषय को वह व्यवहार से भी जोड़ करके देख लेता है या व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। क्योंकि वह जैसे अब जनसंख्या में है, जनसंख्या वृद्धि को रोका जाए, योजना विधि के अंतर्गत जनसंख्या को रोकने में कौन कौन सी समस्याएं आ रही उससे डाटा एकत्र करना, फिर लोगों की बातें सुनना, समझना, उसके विषय में विचार जानना। तो एक प्रकार से वो डाटा के माध्यम से तो जो बताएगा सो बताएगा, उसे एक व्यवहारिक चीज़, व्यवहारिक साइकोलॉजी भी उससे प्राप्त हो जाती है। इसलिए योजना विधि के अंतर्गत व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त होते हैं। अगला है आदत निर्माण। योजना विधि के अंतर्गत आदत निर्माण, अच्छी आदतों का निर्माण भी किया जाता है। जैसे
कोई बालक नहीं पढ़ रहा है तो भाई 1-2 मिनट पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, फिर 20 मिनट पढ़ो, धीरे धीरे उसे बढ़ाते बढ़ाते उसको एक अच्छी आदत पढ़ाई का लगाया जा सकता है। लेकिन अब एकाएक उसके कह दीजिए 2 घंटा पढ़े, 4 घंटा पढ़े तो नहीं पढ़ पाएगा। तो कहने का ये तात्पर्य है कि अगर अधिगमकर्ता को किसी कार्य में, अच्छे कार्य में उसे लगाना है तो हम उसे उस वैज्ञानिक योजना या मनोवैज्ञानिक या शिक्षा शास्त्रियों द्वारा बनाई गई योजना के अनुरूप उसे हम कार्य लेना शुरू करेंगे, कार्य कराना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे उसके अंदर अच्छी आदत पड़ जाएगी, अच्छी आदत पड़ जाएगी। जैसे रिस्पेक्ट देने की, पढ़ने की और बड़े लोग की आज्ञा पालन करने की, या किसी विषय के अंतर्गत प्रयोगात्मक गतिविधि की उसे जो है एक प्रकार से आदत पड़ जाएगी, या वह सही अनुक्रिया सीख लेगा। इससे योजना विधि से आदत निर्माण भी होता है। अगला है एकाग्रता एवं रुचि। ये कि इसमें आदमी करके सीखता है। लापरवाही करेगा तो देर से सीखेगा, नहीं लापरवाही करेगा तो जल्दी सीखेगा। तो चूँकि उसे वह कार्य पूर्ण करना होता है, इसलिए उस कार्य में जब वो कार्य को करता है तो उस कार्य के प्रति उसके अंदर एक मानसिक एकाग्रता की क्षमता में वृद्धि होती है। चूँकि वह कार्य वह करके उसके ज्ञान और अनुभव को धारण भी करता है, इसलिए उसके अंदर रुचि भी उत्पन्न हो जाती है। कार्य के प्रति एकाग्रता भी उसके अंदर उत्पन्न होती है, रुचि भी उसके अंदर उत्पन्न होती है। यही कारण है कि उसके अगर एकाग्रता रुचि दो नहीं उत्पन्न होगी तो अस्थायी स्मृति होगा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये, जब अस्थायी स्मृति हो रही थी, एकाग्रता और रुचि उसमें लेना सहज ही उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से जो है उसके अंदर एकाग्रता और रुचि की क्षमता में क्या होती है, वृद्धि। अगला है पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी। जो बालक सामान्य बालकों से कुछ सीखने में पिछड़ गए हैं या उनको 1-2 अभ्यास और एक्स्ट्रा कर लें तो वह सामान्य बालकों की तरह से किसी विषय को सीख ले। पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जो सामान्य बालकों की तुलना में कम देरी से या थोड़ा देरी से वो सीखते हैं उस बात को। अगर सामान्य बालक 2 बार पढ़ के सीखता है तो पिछड़ा बालक 3 बार 4 बार पढ़ के सीख लेगा। तो जो पिछड़े हुए बालक होते हैं, ऐसे बालकों के लिए यह योजना विधि बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ऐसे बालकों को सरलता से वह विषय को समझा भी देती है और उसे याद भी करा देती है और उनको अस्थायी रूप से ज्ञान स्मृति में धारण भी करा देती है। इसलिए पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी है। यह भी इसकी जो है गुण पाया जाता है। 8वां गुण। 9वां गुण आत्मविश्वास एवं अभिव्यक्ति। इस विधि के अंतर्गत जो अधिगम करता होता है करके सीखता है, इसलिए उसको उस विषय पर आत्मविश्वास, स्वयं पर विश्वास बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है। साथ में उस विषय को जिस पर वह कार्य किया है उस विषय को बताने में, समझाने में वह सरलता होती है, कुशल हो जाता है। यह भी इसकी जो है महत्वपूर्ण गुण है। अगला है उद्देश्य की पूर्णता। प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत जो कार्य कराया जाता है उस कार्य को पूरा कराया जाता है। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा कार्य पर वह पूरा ज्ञान नहीं हो पाता। चूँकि ये प्रोजेक्ट संबंधी कार्य है, इसलिए प्रोजेक्ट में जो है वह कार्य जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वो प्रोजेक्ट पूरा माना ही नहीं जाएगा, उसे स्वीकार ही नहीं किया जाता। इसलिए उद्देश्य की पूर्णता इसमें होती है, इसलिए उस विषय का उसे पूर्ण ज्ञान भी होता है, उस कार्य का उसे ज्ञान भी पूरा हो जाता है। तो यह भी इसकी विशेषता है कि यह उद्देश्य पूरा होने तक बना रहता है। उद्देश्य की पूर्णता इसमें पाई जाती है, ज्ञान की भी उस विषय में पूर्णता पाई जाती है, व्यवहार की भी उस विषय में पूर्णता पाई जाती है जिस विषय में हम उसे करके सिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से यह जो है विषय की पूर्णता या उद्देश्य की पूर्णता भी करवाता है, यह भी इसका गुण पाया जाता है। अगला, इसकी अगर हम दोष की बात करें तो सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग संभव नहीं है। जैसे इतिहास में कौन सा आप कार्य कराएंगे? इतिहास में लड़ाई झगड़ा कराएंगे, हत्या कराएंगे, प्रमाण दिखाएंगे उसको कि ऐसा करके और ऐसा नहीं होता। इतिहास में यह सच संभव नहीं है। उसी तरह से जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में जो अध्ययन हुए हैं, जो सिद्धांत, जो नियम कानून आए हैं, वह एक व्यवहारिक चीज़ है। पूरा का पूरा हम हर जगह पूरा का पूरा 100% फिलअप करें, ऐसा नहीं है। समाजशास्त्र में इसका प्रयोग पूरी तरह संभव नहीं है। संभव है लेकिन पूर्ण रूप से संभव नहीं है। जिस तरह से फिजिक्स या केमिस्ट्री के प्रमाण आते हैं उस तरह से संभव नहीं है। कहने का मतलब सभी क्षेत्रों में योजना विधि प्रभावशाली हो, कारगर हो, सही हो, यह ज़रूरी नहीं है। यानी इसमें दोष पाया जाता है। ख़ासतौर से इतिहास में तो पूरी तरह से मिलता है।
सभी क्षेत्रों में योजना विधि के माध्यम से अधिगम नहीं कराया जा सकता, जानकारी नहीं कराई जा सकती। दूसरा इसमें समय बहुत ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि फिर समस्या खोजो, फिर उसके ऊपर परिकल्पना बनाओ, फिर उससे संबंधित आंकड़े एकत्र करने में समय बहुत ज़्यादा लगता है, सूचना एकत्र करने में समय ज़्यादा लगता है, धन भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है इसमें, इस योजना विधि में, इसलिए इसमें लंबा काल लग जाता है। यह भी इसका दोष पाया जाता है। अगला, मूल्यांकन एवं परिवर्तन में कठिनाई। इस विषय अगर इसका हम मूल्यांकन करें तो आज के समय में कुछ और निष्कर्ष है, कल के दिन, परसों के दिन या कुछ ही दिनों में वह मूल्यांकन का स्वरूप बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि योजना विधि के अंतर्गत जैसे ही समाज की आवश्यकता या कार्य का स्वरूप बदलेगा तो ज्ञान और स्मृति का भी स्वरूप बदल जाएगा, ज्ञान का भी स्वरूप बदल जाएगा, व्यवहार का भी स्वरूप बदल जाएगा। चूँकि जो है कार्य का अगर स्वरूप बदला तो व्यवहार का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप और अनुभव का भी स्वरूप बदल जाता है। इसलिए मूल्यांकन जो आज के लिए है वही भविष्य के लिए भी ऐसा गारंटी के तौर पर नहीं कहा जा सकता, तो मूल्यांकन में भी कठिनाई आती है। दूसरा, परिवर्तन में कठिनाई। परिवर्तन के अनुसार इसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि एक समय में एक ही बात सत्य होगी एक ही कार्य के लिए। अगर समय बदला तो कार्य का अगर स्वरूप बदला या इच्छा आवश्यकता बदली और इच्छा आवश्यकता के अनुसार कार्य बदला तो व्यवहार या मूल्यांकन या उसका जो है वास्तविक ज्ञान भी क्या होता है, चेंज होता है। इसलिए परिवर्तन के अनुसार देखें या फिर व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन के आधार पर देखें तो इसमें कठिनाइयाँ आती हैं। एक ही चीज़ के लिए अलग अलग डाटे आते हैं, एक ही चीज़ के लिए अलग अलग लोग निष्कर्ष देते हैं, एक ही निष्कर्ष सब लोग देंगे ऐसा इसमें कठिन होता है। इसलिए यह भी एक प्रकार से दोष देखा जाता है या पाया जाता है। अगला है निरस्ता। चूँकि इसमें लंबा समय लगता है और जो है सब लोग ये कार्य जो है एक प्रकार से नीरस भी लगता है और सब लोगों के पास नहीं इतनी क्षमता होती कि धैर्य के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ उस कार्य को करें ताकि परिणाम सही आए, इतना सबके पास क्षमता नहीं होती है या निरस्ता होने के कारण से लोग बोझ सा समझते हैं। तो योजना विधि को एक बोझिल सा स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बोझ सा समझ में आता है। ये भी इसके अंतर्गत दोष देखे जाते हैं। फिर भी योजना विधि जो है ज्ञान को अस्थायी रूप से कराती है और अधिगमकर्ता को उस विषय के अंतर्गत समाज से जोड़ते हुए उसके ज्ञान और अनुभव में वृद्धि भी करती है। मुझे उम्मीद है कि इस विधि के माध्यम से जो कार्य होते हैं, जो ज्ञान होते हैं, जो अनुभव होते हैं वो अस्थायी होते हैं, प्रभावशाली भी होते हैं और ख़ास तौर से जो है हर व्यक्ति का अपना एक विशेष अनुभव और ज्ञान एक ही कार्य क्षेत्र के अंतर्गत देखे भी जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि योजना विधि के आप गुण दोष को समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।